हेलो स्टूडेंट्स। तो आज काफ़ी दिन में आपको लेक्चर मिल पा रहा है, इसके लिए मुझे काफ़ी खेद है और अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा जल्दी से थोड़ा सा कवर करने की, है ना। तो मैं जैसे बताऊँ, हमने फील्ड पे बात की, है ना। हमने फील्ड को पढ़ा सबसे पहले, तो ठीक है। इस फील्ड में हमने कई प्रॉपर्टी को जोड़ा, 11 प्रॉपर्टी जैसे हमने देखी फील्ड की। हमने उसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज को और इंक्लूड किया। कंप्लीटनेस हमने पढ़ी, ऑर्डर्ड एक्सॉम्स हमने पढ़ी। जैसे ऑर्डर्ड एक्सॉम्स 4 थी, है ना, O1, O2, O3, O4। आप ये चीज देख सकते हो, जो O1 थी ट्रिकोटोमी लो, ये था ट्रांजिटिव लॉ, त्रिविभागी नियम, संक्रामक नियम, मोनोटन लॉ फॉर एडिशन, मोनोटन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणन एकदिश नियम, योज्य एकदिश नियम, संक्रामक नियम, त्रिविभागी नियम। ये ऑर्डर्ड एक्सॉम्स थी 4, इसीलिए हमने O1, O2, O3 करके लिखा है इनको। फील्ड की खुद की 11 प्रॉपर्टीज थी, है ना। फील्ड खुद 11 प्रॉपर्टीज रख के बैठा है। फिर हमने कंप्लीटनेस की बात की, पूर्णता अभिवृत्तियां पढ़ी। वो वैसे 2 थी, पर जो उच्चक अभिवृत्ति की वो निम्नक अभिवृत्ति को इंप्लाई कर रही थी और निम्नक अभिवृत्ति उच्चक को, ठीक है। आप ये देख रहे थे कि जो फील्ड, तो हमने जनरली 3 ले रखे थे, वैसे बहुत होते हैं फील्ड इस दुनिया में, इनफाइनाइट होते हैं। Q प्लस डॉट, C प्लस डॉट और R प्लस डॉट, हमने 3 फील्ड ले रखे थे मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 3 फील्ड होते हैं, फाइनाइट भी होते हैं। फाइनाइट फील्ड हम फाइनल ईयर में देखेंगे, वो अलग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। या थोड़ा सा हमें उनका मैथ मतलब हमें नहीं चाहिए था, एक एग्जाम्पल दे भी रखा है किताब में, पर मैं उससे थोड़ा सा तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे वो नहीं कराना है या कुछ इस वजह से हो, वो हमारे डाउट को हमारे कॉन्सेप्ट को बिगाड़ रहा है इस बार। तो हम क्यों उस पर वैसे ही बात करें जो हमारी डाउट को खराब, जो हमारे कॉन्सेप्ट को खराब करे। अभी नहीं कर रहे, फाइनाइट की बात हम कर लेंगे, आराम से कर लेंगे फाइनल ईयर में। हमने 3 देखे, इनमें से ये देखा कि ऑर्डर्ड एक्सॉम्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो ऑर्डर्ड एक्सॉम्स हैं, ये जरूरी नहीं, मतलब ऐसे तुम फील्ड पे ही चेक करो, ये किसी सेट कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे की जा सकती हैं। जैसे आप ये देख पाओगे कि तुम्हारा जो n है ना, ये फील्ड तो खैर नहीं बन पाता, पर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो है ही है, नेचुरल नंबर प्लस डॉट के साथ इन चारों को फॉलो कर जाता है। ट्रिकोटोमी लो देखो करेगा ही, कोई 2 नंबर उठाओगे इसके तो छोटे बड़े आएंगे, और सेम उठा ली तो बराबर आएंगे, है ना। 2 नंबर उठाओगे तो छोटा बड़ा होता है ना इनमें, तो छोटा बड़ा बस इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि छोटा बड़ा होना चाहिए। इक्वलिटी, लेस देन, ग्रेटर देन को वो जानता हो, वो उन चीज़ों का लिहाज करता हो, ठीक है। तो ये लिहाज करता है उन चीज़ों का, कौन, n, ठीक है। क्यू भी करता है हमारा, इरेशनल नंबर भी करती हैं अपरिमेय संख्या, हालांकि वो फील्ड नहीं बन पाई। और कुछ कोई मैं फाइनाइट सेट बनाऊँ n का या r का या q का, वो भी करेगा। वो हालांकि इनमें से कोई सा नहीं, लेकिन फिर भी तो हम देख पा रहे हैं कि त्रिविभागी नियम को वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं संक्रामक नियम की। इसका कोई एलिमेंट आप ऐसे लोगे कि x इज लेस देन y और y इज लेस देन z लोगे, तो x इज लेस देन z आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये संक्रामक नियम को भी फॉलो करता है। मोनोटन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन भी करता है, तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो। मोनोटन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन भी करता है, एडिशन भी करता है, कि आप x पहले से ही छोटा है y से, तो x प्लस जेड भी छोटा होगा y प्लस जेड से, इसमें कोई संदेह नहीं है। x पहले से छोटा है y से और z पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स जेड इज लेस देन वाई जेड आएगा ही आएगा। पॉजिटिव नंबर से गुणा करने पर कोई निगेटिव नहीं बदलेगी, वो n में सब चलता है। तो हमारी चारों प्रॉपर्टियों को फॉलो कर जाता है। तो ये n प्लस डॉट है ना, ये क्रमित अपग्रहितों को संतुष्ट करता है। बात करते हैं उच्चक अपग्रहित की। यदि कोई आप इसका सबसेट लेते हो, इसका, तो यदि वो ऊपर से बाउंडेड है, ऊपर से बाउंडेड है, जैसे आपने ले लिया एक, इसका सबसेट मान जरूर नहीं 1 से स्टार्ट करो, मान लो 10, 20, 30, और तुमने ये ले लो ये ले लिया 1000,
ऊपर से बाउंडेड करोगे तो लास्ट तो तुम्हें कहीं करना पड़ेगा, इनफाइनाइट डॉट 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 नहीं छोड़ सकते, फिर वो ऊपर से बाउंडेड नहीं है। तो ऊपर से बाउंडेड तुम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें लास्ट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं लास्ट करोगे वो नंबर n की ही होगी, तो गारंटी है, क्योंकि तुम इसी में चल रहे हो। अब तुम कुछ और जानते ही नहीं, अब तुम नहीं जानते कि 1 और 2 के बीच में कुछ ऐसा भी होता है। क्या होता है 1 और 2 के बीच में? कुछ नहीं होता। एक तुम्हारे हमारे पास सीधा 1 होता है, सीधा 0 होता है। नेचुरल नंबर, सॉरी 0 भी नहीं, नेचुरल नंबर कुछ नहीं जानता। नेचुरल नंबर बस ये जानता है कि ऐसे 1 होता है, उसके जस्ट बाद 2 होता है। नेचुरल नंबर जानता ही नहीं 1.5 क्या होता है, ये नहीं जानता है 1.5 क्या होता है, ये नहीं जानता 1.7 क्या होता है, नहीं जानता 1.7 क्या होता है, नहीं जानता। ठीक है, 1 होता है, जस्ट 2 होता है, जस्ट 3 होता है। तो ऐसे इसमें से जब तुम एलिमेंट्स उठाओगे तो इंटीजर ही आ रहे होंगे, वो भी पॉजिटिव। लास्ट करोगे, बाउंडेड दिखाना चाहते हो, बाउंडेड की डेफिनेशन आप पे है ना, कि ऐसी 2 नंबर मिले जिनके बीच में छोटे और बड़ा मिले, तो ऊपर से बाउंडेड भी है, नीचे से बाउंडेड भी है, जो दोनों ओर से बाउंडेड होता है उसे हम बोलते हैं बाउंडेड। समझ रहे? बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, तब बोलते हैं उसे बाउंडेड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब तुम लास्ट करोगे उसे बाउंडेड बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एन का एलिमेंट दिखाना पड़ेगा, और एन का ही दिखाओगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं तुम देखो सर जी मैं 9.99 दिखा दूं, इसमें थोड़ी है, हम इसमें चलना चाह रहे हैं ना। तो अब देखो लास्ट वाला एलिमेंट एन का आएगा, और वही क्या बन जाएगा, सुप्रीमम। तो ऊपर से बाउंडेड है, इसलिए इसका सुप्रीमम इसी में आ रहा है, और ऐसे हर एक बार होगा, या कहीं ना कहीं तो तुम्हें एंड करना पड़ेगा, और ये नेचुरल नंबर ही होगी, ये दावा है, तो यही सुप्रीमम बन गई इसका। और नीचे से बाउंडेड तो ये एन खुद ही होता है, 1 से बाउंडेड होता है नीचे से, तो नीचे से बाउंडेड तो इसका हर सबसेट होगा ही होगा। लेकिन उसके निम्नक की यदि बात करें तो इसका निम्नक 1 नहीं है, इनफीमम 1 नहीं है, इसका इनफीमम कितना है, 10। तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत भी एन के नंबर से करनी पड़ेगी। 1 से मत करो, मान सकते हैं, 2 से मत करो, 3 से मत करो, 1 लाख से मत करो, 2 लाख से मत करो, 25 करोड़ से मत करो, कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, 50 करोड़ से तो करनी पड़ेगी, 100 करोड़ से तो करनी पड़ेगी। करोगे तो एन के नंबर से स्टार्ट, तो बाउंडेड बिलो हो जाएगा, और जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा जो यहाँ होगा सबसे छोटा, वो इसका क्या बन जाएगा, इनफीमम। तो नीचे से बाउंडेड का जो इनफीमम है वो इसी में मिल रहा है, ऊपर से बाउंडेड का जो सुप्रीमम है वो भी इसी में मिल रहा है, तो उसका मतलब ये इनको भी सेटिस्फाई करता है, कंप्लीटनेस और एग्जाम्स को। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट बन के आता है। आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि n प्लस डॉट ये पूर्ण क्रमित है, क्षेत्र नहीं है। n प्लस डॉट क्या है, पूर्ण क्रमित है, पूर्ण क्रमित है। n प्लस डॉट इज ऑर्डर्ड कंप्लीट, ना कि फील्ड नहीं, बस उसी पीछे क्षेत्र मत लगा देना, पूर्ण क्रमित। और हमारे ध्यान में रहता है क्षेत्र, क्षेत्र नहीं है n प्लस डॉट, पूर्ण क्रमित है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, इनको कर जाता है, तो ये पूर्ण क्रमित तो है लेकिन क्षेत्र नहीं है। c प्लस डॉट क्रमित क्षेत्र ही नहीं था, क्षेत्र था लेकिन क्रमित क्षेत्र नहीं था, या ऐसे बोल सकते हैं c प्लस डॉट क्रमित नहीं है, क्रमित नहीं है, वो क्रम अभिव्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, मतलब क्रमित क्षेत्र नहीं है। q प्लस डॉट क्रमित अभिक्रिया को तो संतुष्ट कर गया था, लेकिन ये यहां तक नहीं पहुंचा, कहां तक, ये इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, किनको, कंप्लीटनेस एग्जाम्स को, ठीक है। जैसे कंप्लीटनेस एग्जाम्स का वैसे तो हम ये इसे बहुत अच्छे लेवल पे प्रूफ करेंगे कि q प्लस डॉट पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। मैंने बता भी रहा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम इसे एक अच्छी थ्योरम, जो इस चैप्टर की सबसे मोस्ट थ्योरम है, वो यही है कि q प्लस डॉट पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलो मैं फिर इसकी वही बात करूंगा, मैं कुछ और भी बता रहा था वो वही बताऊंगा फिर थ्योरम के साथ ही। मैंने तुम्हें सुप्रीमम इनफीमम निकालने के लिए बोला था किसी सेट के, इस सुप्रीमम इनफीमम कैसे निकलते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हैं, एक्सरसाइज में भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं, तो उनमें आपको एक आध दो में कष्ट आया है, देख लेते हैं, करो इनको। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे सुप्रीमम इनफीमम की जहाँ थ्योरी खत्म हुई है, वहीं उसके बाद ये बता रहा है कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस ऊपर से परिबद्ध नहीं है। जो r प्लस है ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो r प्लस क्या होता है, 0 शामिल करोगे, नहीं। इंटरवल, चलो सेकंड चैप्टर में बताऊंगा,
इसमें जीरो इतना तो जानते होंगे, अभी मुझे जीरो शामिल नहीं करना, आर प्लस लेना है तो जीरो शामिल नहीं करना, तो उस पर खाली ऐसे करते हैं और ये आ गया। तो क्या ये ऊपर से बाउंडेड है? तुम कोई ऐसी संख्या बता दोगे जैसे सारे सब छोटे हो? नहीं बता पाओगे, ऊपर से बाउंडेड नहीं है। तो ये मतलब एग्जाम में तो नहीं आएंगे, पर आपको शार्पनेस बढ़ाएंगे आपके माइंड की। आप उनको क्लिक कीजिए, इनको पढ़िए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, और कुछ तो आपको स्पष्ट हो जाएंगे, कुछ में आपको कष्ट आ सकता है, आपको अचंभा भी होगा, तो वो आप नोट कीजिए उसमें से और समझिए। नहीं हो रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर, देखो ये रियल की प्रॉब्लम ऐसी है, आप आसानी से मुझे कॉल कर सकते हैं। नाउ आई एम फ्री, तो आप आराम से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको कॉल पे पूरा डिस्कस करूँगा किसी भी समस्या को लेकर, कहीं कोई दिक्कत मत लीजिए। रियल की प्रॉब्लम आसानी से आप अपनी कॉपी आगे रख लीजिए, सर इसमें हमारी ये प्रॉब्लम आई थी, ये बात ऐसी थी। हाँ, यदि किसी थ्योरम को लेकर या तुम्हें ज़्यादा जैसे बड़ी दिक्कत है कि वो तुम्हें फेल हो रही है कि सर फ़ोन पे तो बता ही नहीं पाएंगे इसे, वो अलग समस्या है। लेकिन आपको किसी चीज़ की जैसे डेफिनेशन में दिक्कत है कि ये डेफिनेशन मेरी समझ से भी नहीं आ रही, किसी बात को लेकर आपको लेस देन ग्रेटर देन में कहीं समस्या है कि सर यार लेस देन था ग्रेटर देन था, मैंने गलती से करता नहीं किया। वैसे तो आप पे वीडियोज हैं, आप प्रीवियस को बैक करके देख सकते हो आसानी से, लेकिन फिर भी यदि हो रहा है तो आप देन कॉल कर सकते हो। आपको कोई एग्जाम्पल में या कहीं भी ऐसे लग रहा है कि किताब में शायद हो सकता है गलत लिख रहा हो, आपको फील हो रहा हो, आप समझ पा रहे हो कि यार ये मुझे गलत सा लग रहा है, तो आप देन तब कॉल कर सकते हैं। मतलब कहीं भी कोई दिक्कत मत लीजिए, आप आसानी से मुझसे डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। वैसे तो आप पे फैसिलिटी है ही, आप ऐप पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, जहाँ भी आप जैसे भी व्यवस्था बनती है आप कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए रियल, और सब कुछ कंप्लीट करते चलिए। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन भूल ना जाना, वो भी साथ के साथ करते रहना, उसके भी सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन खींच दो। पूरा पेपर इतना सिंपल है, 40 में से 40 दिला के छोड़ेगा। रियल काफ़ी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको मार्क्स हासिल होंगे। वहाँ मैं नहीं कह रहा रियल फिर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कोई चीज़ सरल है तो उसका बेनिफिट ले लेंगे हम, उसको भूलेंगे नहीं। अब उसके लिए फिक्स कर देंगे कि हम इसे 7 दिन में 10 दिन में ऐसे उस टाइम कर लेंगे, उस टाइम कर लेंगे, मतलब महीने भर में ऐसा कर लो कि वो हम उस हमारी आंखों से निकल जाए सारे चैप्टर। कोई रूटीन, कोई सिस्टम या कोई भी कुछ भी ऐसा तैयार कर सकते हैं आप। 10 दिन में 20 दिन में वो चैप्टर कर लिया, फिर वो कर लिया, वो थोड़ी सी प्लानिंग के तहत ऐसा हो जाता है। बहुत बार चैप्टर 3 बार हो गया और चैप्टर 1 बार नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा मत, मतलब ऐसे करते हैं जोश में आए हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दी, पहला चैप्टर किया, अब फिर तुम किसी काम में लग गए, 2 दिन बाद भूल गए, डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट हुई थी, फिर जोश आया 10-15 दिन बाद, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, फिर चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया, फिर चैप्टर फर्स्ट पहले 5 एक्सरसाइज की थी फर्स्ट चैप्टर की, अब की बार 6 की, फिर कोई काम वाम सा आया, फिर उड़ के डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट भी की थी, सेम ऐसे ही 3rd बार, सेम ऐसे ही 4th बार। तो चैप्टर फर्स्ट बहुत बार हो रहा है, तुम बोर भी हो रहे हो, तुम्हें अच्छा भी फील नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर से भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और तुम्हारी मेहनत बरकरार करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा एक तो अपने माइंड में स्थिरता लाया करो। मन हमारा जो थोड़ा चंचल होता है, हम जैसे ऐसे होता है ना, ये मैं थोड़ा सा ये कंडीशंस को चेंज करना चाहता है, हमेशा होता है। मन की ये कहानी है, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे, मेरा मन भी कभी कभी हमें इन चीज़ों के लिए प्रेरित करता है कि यार कैसे पढ़ाना बंद करो तुम, है ना। हो सकता है जैसे जो मतलब जो पढ़ता है उसे ये यार पढ़ना है, से यार कब दूरी मतलब वो होगा, कब कंटेक्ट कटेगा, ऐसे बोलते हैं ना, मन कब डिस्टेंस बनेगी इस चीज़ से हमारी, हम कब ऐसा होगा कि हमें नहीं पढ़ना पड़े, हम ऐसे ढूंढते हैं ना। ऐसा ही सेम मन की कहानी, जैसे तुम रियल पढ़ रहे हो तो ऐसा करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो, अरे यार इसमें मन नहीं लगा, रियल करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन में लाओगे ना, तुम थोड़ा डिसिप्लिन टाइट करोगे अपना, तो ये आपका मन ऐसा नहीं करेगा, भटकेगा नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम सेट कीजिए, मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर लो कि इस टाइम पे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, तो वो थोड़ा आपको प्रेशराइज कर सकता है। हो सकता है आपका मूड हो उस टाइम रियल पढ़ने का, हो सकता है आपका मूड हो उस टाइम फिजिक्स पढ़ने का, और आपने सेट कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जा रहा और वो तो तुम पढ़ ही नहीं रहे टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसे सेट मत कीजिए इस टाइम वो पढ़ूंगा उस टाइम वो पढ़ूंगा, पर थोड़ा सा पढ़ने का क्राइटेरिया सा फिक्स कर लीजिए, मुझे इस टाइम सोना है, इस टाइम पढ़ना है। पढ़ने के टाइम पे तुम पढ़ो मत पढ़ो, ऐसे जैसे 2-4 दिन में यदि आपको लगता है कि मेरा आज नहीं है पढ़ने का मन, मत पढ़ो, लेकिन सो मत, सो मत, कोई और काम मत करो, उससे फिर तुम्हारा और आगे का शेड्यूल खराब हो रहा है, क्योंकि फिर तुम सोने के टाइम पे सोओगे नहीं। यदि आप पढ़ने के टाइम पे सो गए तो फिर सोने के टाइम पे सोओगे नहीं, और सोने के टाइम पे सोओगे नहीं तो फिर वो अगले दिन की दिनचर्या पे भी इफेक्ट करेगा। जैसे आपने फिक्स कर रखा है मुझे, मैं 12 से 2 पढ़ता हूँ, ठीक है, आपका मन नहीं है,
देन ओके मत पढ़ो, मोबाइल लगो, फ्रेंड से बात करो, कुछ भी करो, टाइम पास करो, घर वालों से बात करो, घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, सोना मत, कोई ऐसा काम मत कर लेना जो तुम और भी करते हो दिन में। नहीं तो फिर उस टाइम हाँ थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने 12 से 2 अपने बाई चांस कर रखा है साइड में फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैथ कर सकते हैं तो क्योंकि फिर फिजिक्स वाले टाइम पे मैथ कर लेंगे, मैथ वाले फिजिक्स कर लेंगे। ये चेंज वेरिएशन इतने कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा यदि आपने उस टाइम पे तुम सो गए तो वो 3-4 दिन सीधे ख़राब करता है, वो आपके शेड्यूल को सेट नहीं होने देता है ना। आपने जो दिनचर्या बना रखी है वो 2-3 दिन की ख़राब होती है फिर एक साथ। तो उससे अच्छा है आप वो 2 घंटे की पढ़ाई ख़राब कर लें, वो 1 घंटे की पढ़ाई ख़राब कर लें, आगे की सिस्टम को न बिगाड़ें, पहली बात तो। दूसरी है कि अपने मन पे थोड़ी सी ये लाओ, मन ऐसा ही है, मैं जैसे लग रहा होता है ला वो पढ़ लेता हूँ, तो उसको या तो किसी पेज पे जैसे कहीं अपनी एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसी कॉपी जो तुमसे दूर नहीं रहे, मतलब ऐसे होते हैं ना बहुत सी कॉपी फुल हो जाती है तो हम उन्हें साइड करते चले जाते हैं, तो इस टाइप की कॉपी नहीं होनी चाहिए। कोई मैन रजिस्टर, कोई डायरी हो जिस पे आप ये कर सकोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ इस तरह से वो इंडिकेट आपको करे। मतलब ज़्यादा नहीं कह रहा मैं हाई फाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये पता रहे कि मैंने ये चैप्टर एक बार कर लिया है। जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करो तो उस चैप्टर को थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करो, जिससे तुम चैप्टर सेकंड में अगली सीढ़ी तक पहुँचो। कोशिश तो यही किया करो जो काम ले लो उसे पूरा करने की, जिससे क्या है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। जैसे नहीं तो फिर आपकी नेगेटिविटी माइंड में व्याप्त हो जाती है। जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन उठाई फिर वो पूरी नहीं की, फिर तुमने कोई फिजिक्स की कोई उठाई, मान लो ऑप्टिक्स चल रही हो आपको, मुझे पता नहीं कौन चल रही है सेकंड ईयर में, ऑप्टिक्स चल रही हो, आपने उठाई वही पूरी नहीं की, तो आप थोड़ा थोड़ा सा अपने आप में कमजोरी सी फील करने लगते हो, यार मैं पूरी नहीं कर पाता, मतलब फिर तुम्हें ये लगता है कर नहीं पाता, मतलब ऐसा लगता है कि आप खुद अपने हैंडल नहीं कर पाते अपने आप को, कर नहीं पाता, जैसे कोई मतलब तुम्हें कोई रोकता है, तुम में शक्ति नहीं है, कुछ ऐसा फील करने आता है अंदर से। तो इसलिए कम लो टास्क और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। मतलब ऐसे मत ही लो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे करनी है, ऐसे मत लो, ऐसे लो, एक चैप्टर करना है, एक चैप्टर को खुशी मिलेगी, उससे आपको थोड़ा सा उत्साहित होकर आप बड़े टास्क करने की ओर प्रेरित होंगे। फिर आप देन क्षमताएं देखो धीरे धीरे बढ़ाने से बढ़ेंगी। यदि आपकी क्षमता पहले 2 घंटे पढ़ने की है तो आप उसे एक साथ 6 घंटे 7 घंटे मूव नहीं कर सकते, आप उसे एक साथ 12 घंटे पे नहीं ले जा सकते। ले जाओगे 2 दिन ले जाओगे, 3 दिन ले जाओगे, फिर दोबारा तुम वहीं आ जाओगे, बहुत ज़्यादा तुम इरिटेट हो जाओगे कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए ऐसा न करने की कोशिश करें। हम कभी कभी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मतलब और भी पहले से भी बुरे पड़ते हैं फिर उसमें। तो इसे धीरे 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 चेंज कीजिए अपने आप में, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है, मन है, मैं बता रहा हूँ इतनी अच्छी मशीन है ये एक तरह की, जिस डिसिप्लिन में रखोगे, जिस तरह से रखोगे, जिस माहौल में रखोगे, जैसा बनाओगे, जैसा बनना चाहोगे ऐसा ही बन जाता है, ऐसा ही बन जाता है। फैक्ट बता रहा हूँ। आपको चाहिए कि मुझे मेरा माइंड शार्प चाहिए तो ये थिंकिंग सेट कर लो अपने दिमाग में और उन चीज़ों को एक एक चीज़ को ढंग से नोटिस कीजिए कि कहीं भी लिखना है जैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। पॉजिटिव किसी चीज़ की शार्पनेस आप में तभी बढ़ेगी जब आपके उसके जो क्लू हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो मेन आपको आपके माइंड में कहीं क्लिक करते हो। एक तो होता है वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या है, आपको कुछ ध्यान सा नहीं हुआ, एक होता है धनात्मक वास्तविक संख्या, तो आपने तुरंत में थोड़ा सा रुके, यार पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है, अच्छा, तब आप आगे का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आपके माइंड में, जैसे मान लो तुम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे या कोई भी दोगे तो आपके माइंड में वो बात रहेगी, आप आगे की बातों को फिर इंक्लूड करते जाओगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट निकल के आ जाएगी। यदि आपके दिमाग से धनात्मक स्किप कर गया, पॉजिटिव स्किप कर गया, तो जो रिजल्ट निकल के आना था, उससे इम्प्लाई होना था, वो नहीं होगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लाओगे और मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे परिवर्तन कीजिए और ज़रूर हो जाएंगे। आप जैसा चाहते हैं अपने आप से ऐसा आप बन जाओगे, ठीक है। पर कीजिए धीरे धीरे से और कोशिश कीजिए आप में जो जो कमी है उनको धीरे धीरे दूर करने की। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब काफ़ी अच्छे होते हैं। देखो कहीं इस चीज़ को तो बिल्कुल ही ना माने कि आप सबसे बुरे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप देख पाते हो खूब आपसे, जैसे आप यदि ग्राफ बनाते हो तो खूब देखते हो, यहाँ पर रहते हो आप, आपसे ऊंचे वाले भी आपको मिलते हैं जो आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, जिन पे आपसे ज़्यादा पैसा है, जिनके आपसे ज़्यादा दोस्त हैं, जो आपसे ज़्यादा घूमते हैं, ऐसे मतलब
एक ही तरह के आदमी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये वो हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं, वो हैं जो ज़्यादा दोस्त हैं, जो ज़्यादा घूमते हैं, ऐसे बहुत बहुत तरह के मिल जाएंगे आपको, है ना। लेकिन ऐसे भी हैं तुमसे कम दोस्त वाले, तुमसे कम पैसे वाले, तुमसे कम दिमाग वाले, तुमसे कम पढ़ने वाले, सब तरह के, ठीक है। और मैं नहीं मानता किसी का दिमाग अभी इस टाइम पर, मैं होशियार और गंवार नहीं मानता किसी को। मैं कहता हूँ बार बार, बैचेज में भी बोल देता हूँ कभी कभी, जो नहीं पढ़ता वो गंवार है, जो पढ़ना छोड़ देता है ना वो गंवार है, जो अपने आप पे घमंड करने लग जाता है ना वो गंवार है। आपको इस चीज़ को अंदर से लाना ही पड़ेगा कि आप सबसे होशियार तो नहीं है। जिस दिन आप झुक के चलोगे, जिस दिन आप अपने को निम्न श्रेणी पर लेके चलोगे, आप वास्तविकता है आप ऊपर उठोगे। और जिस दिन आप में ये घमंड, ये ईगो पैदा होगा ना कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, तो ये खुद के लिए तो घातक है ही, और ये एक दिन इतना चूर चूर होता है बहुत ज़्यादा। आप जो समझ के बैठे होते हो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। मैं कहूँ, कोई और भी कह रहा है, या कहीं भी कोई स्टूडेंट भी कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ अपने आप में, तो वो बहुत ज़्यादा पानी में चल रहा है। इसका मतलब अभी उसको कोई एहसास नहीं है कितनी चीज़ों का लेवल है, कितनी गहराई है इन चीज़ों की, कितनी हमें समझनी पड़ेंगी, कितनी पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हमारे दिमाग सेट होंगी। एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। मतलब तुम किसी चीज़ को ज़्यादा गहराई में जब तुम उतरोगे ना, एक होता है ना नोट्स को एक बार कंप्लीट करना, जैसे रियल है, मैं समझाता जा रहा हूँ, आप समझते जा रहे हैं, थ्योरम्स आप पढ़ लेंगे, रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे सब कुछ। फिर आप जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, या कहीं भी आपको कहीं भी कुछ पढ़ोगे, या रियल की बुक उठा रहे हो, या कहीं कैसे भी तुम्हें दिमाग में दोबारा जब नोट्स पढ़ोगे, उसमें 50% प्रॉब्लम आ जाएंगे आपको। इसलिए नहीं कि ये तुम्हें दोबारा पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं, वो इसलिए कि अब तुम कुछ सीख चुके हो। पूरी रियल पढ़ोगे जो कुछ ना कुछ तो सीखोगे, कई चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। फिर तुम जब दोबारा रियल पढ़ते हो तो आपको वो बातें रुकती हैं। पहले वो बातें आपको ऐसी, आपने वो इस वे में पढ़ी होंगी कि यार ये होता ही होगा, अरे यार ऐसा करते ही होंगे, अरे यार मुझे नहीं पता होगा, ऐसे करके आप उसे माइंड आगे कर लोगे। लेकिन वो चीज़ें फिर दोबारा आपको रोकेंगी। फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर 25% चीज़ें नई, मतलब वो नई होती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़ी समस्या ये है, नई होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि यार हमने पिछली बार पढ़ा था जब तो मुझे ये प्रॉब्लम आई नहीं थी, ये तो नई प्रॉब्लम आई है मुझे। तो यार पिछली बार मुझे कुछ पता था क्या यार, मैं ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। ऐसा नहीं होता। आपका माइंड हर बार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन वो चीज़ें, मतलब आप ज़्यादा गेन कर रहे हो। अब ज़्यादा गेन चीज़ें जब ज़्यादा गेन करते हो तो फिर वो रिजल्ट एक दूसरे से टकराते हैं। उनको माइंड सेट करने में, भाई माइंड ऐसे थोड़ी सेट कर सकता है, रमेश ने खाना खा लिया, दूसरा यहाँ से रख के बैठो, रमेश ने खाना नहीं खाया, तो ये तो माइंड नहीं कर सकता ना कभी। माइंड तो वास्तविकता को ग्रहण करेगा जो तुम उसे दोगे। वास्तविकता मीन्स उसे नहीं पता होता क्या वास्तविकता है, वो आप किताबी ज्ञान कैसे भी कह लो, वो उसे रीड करता है और गेन करता है। अब उसमें दो चीज़ कंट्रडिक्शन जब करती हैं जाके, कि तुमने कहा कि मैंने आज वीडियो देख ली, और दूसरी ओर कह रहे हो मैंने आज वीडियो नहीं देखी। अब आप माइंड से पूछ रहे हो कि बताओ भाई मैंने वीडियो देख लिया नहीं देख ली, तो ये रिजल्ट नहीं देगा, आपको नहीं निकाल के देगा। वो इस बात को मानता ही नहीं, वो मानता है एक बात को। आप उससे एक बार कहो हाँ मैंने वीडियो देख ली, फिर दोबारा पूछो वीडियो देख ली क्या, हाँ देख ली। ऐसा होता है ना, आप खाना खा लेते हो, आपको पता है आपके माइंड को खाना खा लिया आपने, तो आपसे कॉल आता है, कोई भी आता है, आपने खाना खाया, हाँ खाया। तो ये जभी तो है ना, दोनों चीज़ नेगेटिव, एक ऐसा एक वैसा, दोनों डाल दो उसमें, माइंड में कुछ नहीं होगा फिर, नथिंग। तो वो कह रहा हूँ कि जब आपका माइंड रिजल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ज़्यादा को, तो इन चीज़ों को फिर यहाँ बैठाना कठिन होता है। जैसे किसी रूम में बिल्कुल खाली है, तो आप ऊपर से चीज़ डाल दो, तो वो डालते चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब वो रूम आधे से ज़्यादा भर जाएगा, अब तुम बड़ा सा बॉक्स उसमें ऊपर से डाल रहे हो, ऊपर छत को लिए मान लो, तो उसमें डाल रहे हो, तो वो उसमें हो सकता है सेट ना हो, आपको कुछ इधर उधर अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, तब आप उसमें सेट कर पाओगे। तो माइंड में यदि कुछ है रियल के बारे में, तो फिर अगली चीज़ों को सेट करने में, क्योंकि माइंड में मतलब इतना एब्जॉर्व कर पाया हूँ माइंड को, कि माइंड सजा सजा के रखता है चीज़ों को, सजा सजा के। मैं मतलब ऐसे ज़्यादा, मतलब मैंने जब जब ज़्यादा अध्ययन किया है इन चीज़ों को, मैंने फील किया कि माइंड चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सुसज्जित रूप से रखता है, सेट कर करके, कि ये चाहिए अच्छा इसका ये रिजल्ट है, ये चाहिए अच्छा इसका ये रिजल्ट है। कभी भी ऐसे आपको संदेह में नहीं रखता, कभी भी नहीं रखता। अब यदि
जब भी वैसे बहुत से लोग ऐसे कहते हुए एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, उसका कारण यही हो सकता है कि जो माइंड में चीज़ें जो सेट की गई थी अच्छी तरह से, अब तुम एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो एग्जाम का प्रेशर होगा आप पे, आप हड़बड़ करोगे, उसको भी पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ, लाओ ये भी लाओ वो भी लाओ, जल्दी रिजल्ट को पढ़ रहे हो, तो उससे क्या है वो चीज़ें और बिगड़ती हैं, फिर उनमें अधूरीपन आता है, क्योंकि आप अब उस जो ज्ञान ले रहे हो वो इंस्टेंट के लिए ले रहे हो कि मुझे कल एग्जाम देना है, इस वजह से इन चीज़ों को उठा रहे हो आप। अब इन चीज़ों को आप यूं ही फेंक रहे हो माइंड में, तो वो वहाँ सेट नहीं कर पा रहा, उन चीज़ों को सेट नहीं कर पा रहा, और जो जमी हुई चीज़ें वो और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट होता है, इसीलिए कहते हैं लोग कि नहीं पढ़ना चाहिए एक दिन पहले, मतलब प्रेशर में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आप बेमन से किसी बुक को खोल के बैठ जाओ और उस पन्ने को ऐसे आप बहुत 2 घंटे हो गए दोस्त से पत्रा रहे हो और वो पेज खुल रहा है, आप उसे खोल के बैठे हो, ठीक है, तो 1 घंटा हो गया उसे ही खोल के बैठे हो, क्योंकि आप पढ़ तो नहीं रहे, एक लाइन पढ़ लेते हो उससे बतरा लेते हो, फिर दूसरी लाइन पढ़ लेते हो उससे बात कर लेते हो, आप कैसे चले, तो आपको इस पेज से थोड़ी सी है एजिटेज ऐसे लगने लग जाएगा, अरे ये पेज ही नहीं हो रहा मुझसे तो कंप्लीट, फिर उस पेज का तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट सा अच्छा ही नहीं लगता, कुछ बातें ही समझ में नहीं आती, कुछ अधूरापन सा लगता है, यार इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, ला जब जब तुम दोबारा जो उससे में आते हो ना, उसे कहते हो यार बात बंद कर, तो तुम उस पेज को पढ़ते ही नहीं, अगले को पढ़ते हो, पेज पलट देते हो। वो इसीलिए हो रहा है कि आप बिना समझ के और बेतुके तरीके से माइंड को उसे दे रहे हो, माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा और वो इधर उधर फेंका जा रहा है, इससे आपको और परेशानी पैदा होगी। तो इसलिए जो भी पढ़े कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। मैं बता रहा था सुप्रीमम इन्फीमम है ना, तो ऐसे में कह रहा था इन एग्जाम्पल्स को आप कीजिए, जैसे 1.06 ये है, 1.07 ये है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 25 का उच्चक और निम्नक ज्ञात कीजिए। आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 25, इसमें बात चल रही थी उच्चक और निम्नक ज्ञात कीजिए, एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो जिनका स्क्वायर 25 से छोटा है बराबर होता है वो कौन कौन सी संख्या होती है इंटीजर में, -5 और 5, -4 और 4, -3 और 3 और 2, -2 और 2 और +2, -1 और 1 और 0, तो +-1 +-4 +-3 +-2 +-1 और 0, ये नंबर्स होती हैं। इंटीजर तो जानता ही नहीं कि -1 के बाद कुछ और भी होता है, हालांकि यहाँ बिलोंग्स टू तुम आर भी कर लेगो ना तब भी ये बाउंडेड ही आएगा, क्योंकि जैसे इधर यहाँ -5 है, इधर यहाँ 5 है, तो ये वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल 25 है, 25 है ना, क्योंकि -5 से जो इधर होंगी वो देखने में न्यूमेरिकली वैल्यू तो उनकी 5 से कम होगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो संख्यात्मक मान 5 से कम होगा, तो उनका स्क्वायर 25 से कैसा आएगा, छोटा, क्योंकि स्क्वायर करने पर चिन्ह का मतलब नहीं रहता, और यहाँ 5 है तो इधर जो है वो 5 से छोटी है, उनका स्क्वायर भी 25 से कैसा आएगा, छोटा। लेकिन आप जैसे इधर जाते हो, -5 से इधर जाते हो, जैसे -6 पे गए, तो -6 भले ही माइनस की संख्या है, -5 से छोटी है, 5 से भी छोटी है, लेकिन इसका स्क्वायर 25 से बड़ा है, 25 से बड़ा है। ये आप ऑब्वियस सा समझते हो कि जैसे ही आप इधर जाते हो -5 से, तो स्क्वायर बड़ा होने लग जाता है, तो ये तब भी बाउंडेड ही रहता -5 और 5 के बीच में, अब भी बाउंडेड है -5 और 5 के बीच में। बस इतना सा फर्क है कि पहले अब ये इंटीजर्स थे तो इसमें यही एलिमेंट आ रहे थे, बस आपके 10 और 11 एलिमेंट आ रहे थे, अब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आ चुके हैं, सब नंबर्स आ चुके हैं, सब कितनी नंबर्स हैं इसमें इनफाइनाइट, ये सब आ चुकी आर में लोगे तो, ठीक है। ऐसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको ये क्वेश्चन बताऊं, S5 इस 1.09 का मैंने एक क्वेश्चन और बताया था एग्जाम्पल का, S5 में दे रखा है n-1 to the power n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ये दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है, तो आप इसे सेट कीजिए, बनाइए रोस्टर फॉर्म में। अभी तो डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ ना सेट फिल्टर फॉर्म के, ऐसे सेट बनता है। अब इस सेट को हम देख रहे हैं क्या बनेगा। ये n = 1 रखा तो 1 रखेंगे तो या -1 रखोगे तो 1 पावर लगाओ, -1 -1 और ये 1 -1, 2 रखोगे तो प्लस का और ये 2 हो जाएगा, 3 रखोगे तो माइनस देगा और ये 3 -3, 4 रखोगे तो प्लस का और ये 4। तो आप देख रहे होंगे कि इवन नंबर तो आती चली जाएंगी सम, वो पॉजिटिव,
और ऑड नंबर आती चली जाएंगी बेसम, इस तरह से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S5 इक्वल टू माइनस माइनस वाले एक तरफ इस तरह से, यूनियन प्लस प्लस वाले एक तरफ, 2 4 6 8 इस तरह से। ये आप देख रहे होंगे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग। और ये देख रहे होंगे ये कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ आएगा? लास्ट में। अब मुझे सुप्रीमम इन्फीमम की बात करनी, पहले तो बाउंडेड की, सुप्रीमम इन्फीमम इनकी बात करनी है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि इंक्रीजिंग है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में आएगा, लेकिन ये किस तरह से इंक्रीज हो रहा है? हर बार 2 जुड़ रहा है, 2 4 6 8 10। तो क्या इसकी कोई बाउंड्री बता सकते हो तुम? लास्ट में कितना एलिमेंट आएगा? नहीं बता सकते कभी भी। तो दिख रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिट, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। देयर डज नॉट एग्जिट m बिलोंग्स टू r, m कह लो या कुछ और k कह लो, सुप्रीमम इन्फीमम लिखते हैं m, और इससे तो कैपिटल k कह लो, सच दैट, ऐसा नहीं है कोई रियल नंबर में r कोई k, सच दैट किस प्रकार कि x इज लेस देन इक्वल k आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S5, S5 के सब एलिमेंट उससे छोटे आ जाए। ऐसा तो नहीं है, ये तो आ जाएंगे सब, ये सब -1 से छोटे हैं, क्योंकि घटता जा रहा है ना, घटता जा रहा है। तो इसका सबसे छोटा एलिमेंट कहां मिलेगा? यहां तो मिल गया -1। इनमें तो मिल रहा है आपको सबसे छोटा, सबसे बड़ा एलिमेंट, सॉरी, ये घटता जा रहा है तो सबसे बड़ा एलिमेंट कहां मिलेगा? यहां। और आपको पता है -1 -3 -5 -7 सबसे बड़ा एलिमेंट यही तो है ना, -1। तो घटता जा रहा है तो सबसे बड़ा एलिमेंट पहला होगा ना, क्योंकि और घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग। और बढ़ता जा रहा है तो सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में होगा। और चूंकि ये सब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इनसे तो ये बड़े ही हैं, तो बड़ा मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ तो मिलने से रहा, क्योंकि तो नेगेटिव है, इनसे तो बड़े हैं ना ये, तो बड़ा कहाँ मिलेगा? यहाँ। और ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो इसलिए ऐसी कोई रियल नंबर नहीं है, इनफाइनाइट रियल नंबर में नहीं होता। इनफाइनाइट से तो छोटे हैं सब एलिमेंट, ये तो मैं मान लूंगा, लेकिन इनफाइनाइट होता थोड़ी है रियल नंबर में। रियल नंबर कैसे लिखी जाती है? अगर -∞ +∞, या ओपन किया जाता है, यदि आप इंटरवल जानते हो तो, और नहीं जानते हो तो वेट कर लीजिए, सब कुछ आएगा अभी चैप्टर सेकंड में, है ना। ये होता है ना, तो -∞ होता है ना, +∞ होता है R में। ऐसे ही मैं बात करूं तो ये ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो सुप्रीमम तो मिलेगा ही नहीं। सुप्रीमम मिलने के लिए पहले से बाउंडेड होना पड़ता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं दिस इंप्लाइज S5 ऊपर से परिबद्ध नहीं है, क्योंकि आपको पता हो तो सुप्रीमम की मैंने डेफिनेशन भी ऐसे ही दी है कि ऊपर से बाउंडेड हो, तो किस नंबर से बाउंडेड है उसे अपर बाउंड बोलते हैं। और अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, उन सब अपर बाउंडों में सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड है ना, LUB भी बोला था उसे बोलते थे सुप्रीमम। जब अपर बाउंड ही नहीं मिला तो मैं लीस्ट अपर बाउंड की बात कहाँ से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, तो मैं उच्च की बात नहीं करूँगा। ऐसे ही से हम बात कर लेते हैं, क्या नीचे से बाउंडेड है? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसका सबसे छोटा कहाँ मिलेगा? यहाँ। तो ये तो बाउंडेड है 2 से, ये वाला नीचे वाली बात कर रहा हूँ, S5 नहीं है ये, S5 तो S5 में ये भी है। ये डिक्रीजिंग है तो इसका सबसे छोटा कहाँ मिलेगा? यहाँ। और चूंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ही छोटे हैं इनसे, तो सबसे छोटा मिलेगा तो इसमें मिलेगा, तो इसे तो भले ही भूल ही जाओ, है ना। जब इनसे कोई एलिमेंट छोटा है तो वो इनसे तो छोटा होगा ही होगा। तो अब तुम लोअर बाउंड ढूंढ रहे हो तो इनसे छोटा ढूंढो ना, इनसे तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो इनमें सबसे छोटा कहाँ है? लास्ट में। कितना कम होता जा रहा है हर बार? -2, तो कितना हो जाएगा वो? -∞, क्योंकि ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम चलेगा ना, तो घटाते ही रहो 2, हर बार 2 कम करो, कितनी हो जाएगी संख्या? -∞। हालांकि -∞ कभी आएगा नहीं, लेकिन हम फील तो कर सकते हैं, तो फील ही करना है बस आपको। तो दोबारा लिख देंगे, देयर डज नॉट एग्जिट स्मॉल k बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल k, कि जिससे बड़े हों, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x5। ऐसा कोई x इस दुनिया में नहीं है, R में नहीं है, कि जिससे S5 के सारे एलिमेंट बड़े या बराबर हो। टाइम क्लियर? तो इसलिए नीचे से ही परिवर्तन नहीं है, इसलिए मैं निम्न की भी बात नहीं करूँगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, कोई प्रॉब्लम आए सुप्रीमम इन्फीमम निकालने में तो मुझे बताना, उसे सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। कभी कभी रेयर केस में, वैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम अभी आपको कराई है इस चैप्टर की, कि
पूर्ण के जो कृमित क्षेत्र जो होता है, ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है, वो हमेशा इनफाइनाइट फील्ड होता है। पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम कराइए, ठीक है। और मोस्ट लगा लेना ऐसी में, एक तो ये हो गई, एक वो हो गई, क्यू प्लस डॉट पूर्ण कृमित क्षेत्र नहीं है, एक आध और बताऊंगा। तो ये 3-4 मोस्ट है, इनमें से कोई सी थ्योरम आ जाएगी। लेकिन बात करें जो हम बच्चों को वास्तविकता में तैयारी करनी है, जिनको रियल में अच्छे मार्क्स लाने, तो उनके लिए, और आप समझ भी सकते हैं, बहुत सिंपल सी हैं। 2 थ्योरम है, एक सी हैं, 2 भी नहीं कहें, एक ही कहें, कभी कभी आ जाती हैं, कभी कभी। थ्योरम है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है ना। हालांकि थोड़ा सा ऐसा लगता है यहाँ कि अरे फील्ड का कुछ लेना देना है नहीं है, मतलब फील्ड थ्योरी से थोड़ा सा अलग हो गई ना। वास्तविकता में मैंने लास्ट में वैसे वहाँ छोड़ा था, जब बात करूँगा इस पर, लास्ट में मैंने छोड़ा था कि पूर्ण कृमित क्षेत्र इस दुनिया में अद्वितीय है, वो भी कौन सा, R+2। नहीं लिखा हो तो लिख भी लेना कि मैंने कृमित अपकृतियाँ बताई थी, और मैंने बताया था कि R+ डॉट पूर्ण कृमित क्षेत्र है, और यही अकेला है इस दुनिया में जो पूर्ण कृमित क्षेत्र है। इसके अलावा कोई भी इस दुनिया में पूर्ण कृमित क्षेत्र नहीं है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इस दुनिया में अकेला है, वो भी कौन, R+ डॉट, ठीक है। अब मैं जैसे बात करूं ये, तो हम जैसे बाउंड्स पर गए ना, तो हम सारी सेट्स की हमने प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मैंने कह रहा हूं जैसे आपसे बार बार, आप देखो तो n जैसे आप देख सकते हो नीचे से बाउंडेड है, ऊपर से नहीं है। Z देख सकते हो ऊपर नीचे कहीं से भी बाउंडेड नहीं है। Q ऊपर नीचे कहीं से बाउंडेड नहीं है। QC ऊपर नीचे कहीं से नहीं है। R ऊपर से नीचे कहीं से बाउंडेड नहीं है। और C में यदि हम बात कर रहे हैं बाउंडेड की, तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि बाउंडेड की बात कृमित क्षेत्र में होती है। शायद मैंने डेफिनेशन में किया होगा, देखना कि मैंने जो S लिया था वो किसी कृमित क्षेत्र का एलिमेंट लिया था, क्योंकि अब मुझे ये लगाने की ऑथोरिटी मिलती कृमित क्षेत्र में है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा तो मैं ये लगा ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं क्या होते हैं फिर ये, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड फील्ड में ही जायज़ है, नहीं तो ये नाजायज ही नाजायज है। तो हम इरेशनल नंबर यहाँ पे आती है, तो रेशनल इरेशनल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और रियल नंबर से इन्हें फिर कनेक्ट कर देंगे, R से इन्हें कनेक्ट कर देंगे। इस वजह से हम थोड़ा सा जा रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव कर दो। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये दूसरी लैंग्वेज में भी लिखी आ जाती है कभी कभी। सिद्ध कीजिए ऐसी किसी परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं है प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रेशनल नंबर, अस्तित्व नहीं है जिसका वर्ग 2 हो, हुज स्क्वायर इज 2। मतलब बात वही है कि √2 अपरिमेय है। ये कह रहा है कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। आपको पता है वर्ग 2 किसका आता है, x² बराबर 2 ला रहे हो तो x बराबर क्या आ रहा है, √2। वो अलग बात है, प्लस माइनस लग रहा है ना। प्लस √2 का भी स्क्वायर 2 ही आएगा और माइनस √2 का भी स्क्वायर 2 ही आएगा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है √2 पर परिमेय है, अब इरेशनल है, माइनस √2 भी इरेशनल है। खैर वो हम रूल बना देंगे कि कोई इरेशनल है तो उसके आगे माइनस लगाओ तो इरेशनल ही रहेगी। तो इसलिए अभी हम इस पर ही बात कर लेते हैं कि √2 इरेशनल है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहा था कि जिसका वर्ग 2 हो, तो मैं बता रहा हूँ कि x का वर्ग यदि 2 हो तो x कौन हो सकता है, √2 या माइनस √2। अभी मैं माइनस √2 को डिस्कस नहीं कर रहा, तो क्या आ गया x √2। तो वही कह रहा है कोई ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं जिसका वर्ग 2 हो, मतलब x √2। तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, इस बात से भी यही निकल रहा है वैसे तो, पर वो लिखी हुई अलग लैंग्वेज में है ना, तो कुछ भी लिखी आ सकती है, ठीक है। तो इसका प्रूफ जस्ट छोटा सा है कि मुझे प्रूफ तो ये करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो मैं यहां ये लगा देता हूं, संभव हो तो माना, इफ सपोज लेट √2 परिमेय संख्या है। संभव हो तो माना √2 परिमेय संख्या, √2 इज ए रेशनल नंबर। अब तुम्हें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि नहीं पता, इस बात की मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता कि तुम्हें डेफिनेशन पता कि नहीं पता। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं रेशनल नंबर की। चलिए, जैसे आपको पता है कि जो रियल नंबर का सेट है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो Q और एक QC मीन्स जो रेशनल नहीं है, R - Q।
क्यू सी मीन्स क्या है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट सी में से नहीं करते ना, कहीं सी माइनस क्यू कर दो तुम, आर माइनस क्यू। जो वो रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो सब क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल की डेफिनेशन खत्म, जो रेशनल नहीं है, ठीक है, पर रेशनल की तो हो। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, दीपक तुम्हारा घर कहाँ है, मंदिर के सामने, और मंदिर कहाँ है, घर के सामने। तो न तो मैं मंदिर पहुंच पाऊंगा न तुम्हारे घर पहुंच पाऊंगा कभी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझ पे एक तो डेफिनेशन हो, मैंने माना कि एक से दूसरी निकल रही है, मैंने माना मंदिर पहुंच जाऊंगा तो तुम्हारे घर भी पहुंच जाऊंगा, और तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा तो मंदिर भी पहुंच जाऊंगा, पर एक जगह तो मुझे पता हो। तो यहाँ यही हो रहा है कि क्यू सी की डेफिनेशन आ जाएगी यदि क्यू की हो, क्यू की आ जाएगी यदि क्यू सी की हो। तो क्यू की डेफिनेशन में से मैं बता चुका हूँ आपको, पी अपॉन क्यू फॉर्म की नंबर्स होती हैं, सच दैट पी वैसे हम जनरली ये कहते हैं कि जेड से हो, और क्यू ये कहते हैं नेचुरल नंबर से। मैं ये खुद कहता हूँ, मतलब ऐसे बहुत सी बुक्स में ज़्यादातर ये दे रखा है, पी अपॉन क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वो कहते हैं ये दोनों रेशनल हो, वो इंटीजर हो, और नीचे वाला 0 ना हो, क्योंकि इंटीजर में 0 होता है। मैं कह रहा हूँ कि पी अपॉन क्यू टाइप से वो लेके जाए, जिसमें ऊपर वाला तो इंटीजर हो, उसमें तो माइनस प्लस 0 कुछ भी चलता रहे, लेकिन नीचे वाले में ना तो 0 हो ना नेगेटिव हो हमारे में, क्योंकि होता ही नहीं है। क्योंकि दोनों में नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे, तो नीचे जरूरत ही नहीं नेगेटिव की। और यदि सामने नेगेटिव है तो वो उसे इसमें मान लेंगे, उस नेगेटिव को, -3/2 -4/3 वो इसमें मान नेगेटिव आ जाएगा। और -3/-2 तो हमारे यहाँ 3/2 ही होती है। तो सेट में 2 बार तो मैं लिखूंगा नहीं, ये तो मुझे सेट बनवा रहे हो, ये भी लिख दो सर एक बार और ये भी लिख दो, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो संभव हो तो माना √2 परिमेय संख्या है, अर्थात देयर एग्जिट ऐसे मिल जाएंगे, परिमेय है तो भाई इस फॉर्म में लिख जाएगी, ऐसे मिल जाएंगे पी क्यू, है ना। और मैं अपनी तरह से लिख दूं, देयर एग्जिट पी बिलोंग्स टू जेड कॉमा क्यू बिलोंग्स टू एन सच दैट पी अपॉन क्यू इक्वल टू √2। हो दिक्कत आपको। और एक और चीज, जहां GCD ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1, थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ता है सेट को बनाने में। हालांकि सेट में इस चीज को हम इंक्लूड नहीं करते, जब क्यू की डेफिनेशन देते हैं तो नहीं करते, है ना। क्या केस में ऐसी नंबर्स नहीं लिखी जाती 2/4 टाइप की, क्यों? क्योंकि ये तो 1/2 ये तो पहले ही आ गई होगी। तो जो कैंसिल हो रही होती हैं, जो कैंसिल हो रही होती है वो पहले ही, मतलब ऐसे समझो कैंसिल करके ही लिखी जाती हैं। कहीं कोई यूँ कहीं मैंने इसमें 2 तो लिख दिया, अब मैं 10/5 भी लिखूंगा, तो नहीं जी, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि ये आपकी 2/1 की जैसी है, 5 से कट रही है दोनों। तो इसलिए GCD बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में मासा भी बोलते हो, है ना, मासा HCF। वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी नाम देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। मासा हिंदी में बोलते हैं, HCF बोलते आए होंगे इंग्लिश वाले भी, और वैसे GCD भी इसे बोलते हैं। GCD ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1, मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो। हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, उनमें बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका दोनों में भाग जाता है। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग जाता है? 1, और कोई नहीं। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग जाता है? 1। 9/10 1। लगातार 2 संख्या हमेशा कैसी होती हैं, मतलब उनका GCD लगातार 2 संख्याओं का GCD हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उनमें केवल 1 से ही डिवाइड होता है, बड़ी से बड़ी, है ना। 9-10 में हमेशा 1 आएगा GCD, 11-12 का हमेशा 1 आएगा, 12-13 का हमेशा 1 आएगा। तो मीन मेरा ये है, ऐसा नहीं हो, कटे नहीं। तो ये 10/5 इसमें नहीं है, क्योंकि 10 और 5 का तो GCD 1 नहीं आता ना, कितना आ जाता है? 5। इनमें हाईएस्ट कॉमन कितना है? 5 है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है इनका? 5। इनमें 5 है वो संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती है। इस चीज़ का थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, ये इसीलिए देते हैं कि वो नंबर फिर बार बार रिपीट ना करे। ये कोई एक स्पेशल नंबर है जो हमने इसके बराबर कर दी। नहीं तुम कहीं ये कहो सर जी ये P/Q के बराबर नहीं आके 2P/2Q के बराबर आ जाए, तो उस चीज़ से हम पहले ही बच के चल रहे हैं, ठीक है। GCD और PQ कितना दे रहे हैं? 1। फिर यहाँ से मैथ का रूल ये लग ही जाएगा, इसमें तो आपको कोई शक और संदेह होगा ही नहीं। स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों
और यहां से मैं इसे ऐसे लिख दूंगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू इक्वल टू 2q, है ना। अब देखना थोड़ा सा ये क्या है, देखो तुम कह रहे थे, मैंने बड़ा स्पेशल से ये चीज इसलिए समझाई है, तुम कह रहे थे पी और क्यू का जीसीडी 1 है, पी और क्यू का जीसीडी कितना है 1। इस पी का और क्यू का जीसीडी मतलब ये किसी एक नंबर से नहीं कटती, तुम कैंसिल करना कहते हो ना, एक नंबर से नहीं कटती, किसी से 2 से नहीं कटेंगी, 3 से नहीं कटेंगी, 4 से नहीं कटेंगी, मतलब ये कटती ही नहीं किसी से। इनका जीसीडी बनाने का मतलब यही है कि ये किसी से कॉमन नंबर से अब नहीं कटेंगी, ये किसी कॉमन नंबर से अब कैंसिल नहीं होंगी। 25 और 50 का जीसीडी 1 नहीं है, क्योंकि वो 25 से कैंसिल हो जाती हैं दोनों, 5 से कैंसिल हो जाती हैं दोनों, 10 है ना, 5 से और 25 से दोनों कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए वो हमारी इस फॉर्म में शामिल नहीं होंगी। पहले उन्हें कैंसिल किया जाएगा तब करेंगे। तो इसका मतलब यही है किसी कॉमन नंबर से नहीं कटती, कॉमन नंबर से नहीं कटती, तो ये P क्रॉस P तो है, कुछ और थोड़ी है, P गुणा P तो है बटे Q। जब P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ भी कॉमन नहीं था, 2 भी कॉमन नहीं था, 3 भी नहीं था, तो यहां एक और P आ गया, तो अब भी तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये कुछ कट रहा होगा ऐसे, जो कट जाए 2 से कुछ R बार कट जाए, 2 से कुछ S बार कट जाए, कुछ ऐसे हो रहा हो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं अब, है ना, इस चीज से तो बच रहे हैं। तो ये हमेशा क्या रहेगी, फ्रैक्शन भिन्न रहने वाली है हमेशा। तो मैं कारण लिख रहा हूं, देखो चूंकि P तथा Q का जीसीडी 1 है, इस जीसीडी 1 को परस्पर अभाज्य होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली प्राइम। एक तो होती है प्राइम नंबर जिनमें 1 और खुद को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं जाता, एक होती है म्यूचुअली प्राइम, मतलब खुद वैसे तो प्राइम नहीं है पर वो आपस में नहीं कट रही किसी से, उन्हें बोलते हैं म्यूचुअली प्राइम। ये है उसकी डेफिनेशन। माने जहां तुम खुद लैंग्वेज में लिख दो, जहां P तथा Q सहअभाज्य हैं, परस्पर अभाज्य हैं, एक ही बात है उन दोनों को, एक ही शब्द है, म्यूचुअली प्राइम, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअली प्राइम, को प्राइम। क्योंकि P तथा Q सहअभाज्य हैं या परस्पर अभाज्य हैं, कुछ भी लिख दो, सहअभाज्य हैं, सिंस P एंड Q आर को प्राइम, अतः P स्क्वायर अपॉन Q एक भिन्न है, एक भिन्न, और वो भी कैसी, अपूर्णांक, ये लगा दो, नॉन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर भी होते हैं फ्रैक्शन। तो अपूर्णांक भिन्न है, मतलब ये किसी से कटेगी नहीं, ऐसी नहीं हो सकती, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, ये आएगा बटे में, ये 25 बटे, इस तरह से आएगा 25 बटे 4, इस तरह की नंबर आएगी जिसका जीसीडी वापस बना रहा होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो था ही नहीं। अब कहां से कॉमन पैदा हो गया भाई, ऊपर पी तो रखा है हमने, कुछ और थोड़ी रखा है, पहले भी पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं था, अब भी पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं हुआ, तो अब कैसे कट थोड़ी सकते हैं किसी से, कुछ ऐसे खुद तो सॉल्व थोड़ी हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, ऐसे चीज रखा है। तो ये अपूर्णांक भिन्न है, इज ए नॉन इंटीजर फ्रैक्शन, ठीक है। तथा क्यू क्या है, क्यू तो तुम एन में से लेके चल रहे हो, तथा क्यू बिलोंग्स टू एन, दिस इंप्लाइज 2q बिलोंग्स टू एन, या 2q बिलोंग्स टू जेड कह लो, एन में होगा तो जेड में तो होगा ही। अब तुम कह रहे हो ये तो जेड में है नहीं और ये जेड में है, मतलब P स्क्वायर अपॉन Q तो जेड में नहीं है और 2q जेड में है, और ये दोनों तुम यहां बराबर कह रहे हो, है ना। तो मैं यहां लिख दूं, दिस इंप्लाइज P स्क्वायर अपॉन Q नॉट इक्वल टू 2q। यहां पहुंचे हम, बराबर नहीं है, जो विरोध है, एक बना लो इसे, ये 2 बना लो, या यहीं लिख दो, जो एक विरोधाभास है, विच इज अ कंट्रडिक्शन। हालांकि गलत चीज ये थी, वो नहीं है, पर हम उसी पे कह रहे हैं जो एक विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि अमर मतलब इसको जैसे मान के चलें, तो ये इसको लेके चल रहे हैं, तो ये कंट्रडिक्शन आ गया कि हम यहाँ कह रहे हैं बराबर नहीं है, यहाँ कह रहे हैं बराबर है। मतलब हम इस बात से नहीं कह रहे कि इसका विरोध कर रहा है, उसका कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि 2 अलग अलग चीज निकल के आई हैं। ये कह रहा है बराबर होने चाहिए, ये कह रहा है बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये कंट्रडिक्शन है, इसलिए कह रहे हैं। बाकी गलत तो यही है, खैर ठीक है, क्योंकि ये ऑथराइज चीज पे बात की हमने, इसमें तो कुछ हमने ऐसा कुछ माना नहीं ना, बस वो म्यूचुअली प्राइम थे, तो ये म्यूचुअली प्राइम ही आएगा, तो नॉन इंटीजर फ्रैक्शन ही आएगी, ये इंटीजर ही है,
तो इंटीजर और नॉन इंटीजर बराबर कैसे हो गए? तुम कह रहे हो ये पूर्णांक नहीं है और ये तुम कह रहे हो पूर्णांक है, फिर भी बराबर कर रहे हो, गलत बात है। तो जो विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्ण संभावना गलत है। अतः हमारी पूर्ण संभावना की क्या है? पूर्ण संभावना कि √2 परिमेय संख्या है, गलत है। Hence our hypothesis या our supposition is wrong। तो सही क्या है फिर? सही है कि √2 फिर कैसी है? इरेशनल। क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं, जो संख्या रेशनल नहीं होती वो इरेशनल होती है, जो संख्या रेशनल हो जाती है वो इरेशनल नहीं होती, जो इरेशनल नहीं होती वो रेशनल होती है, जो इरेशनल हो जाती है वो रेशनल नहीं हो सकती। मतलब एक के होने से और नहीं होने से दूसरे का नहीं होना और होना इंप्लाई हो जाता है। इसमें कोई शक और संदेह वाली बात नहीं है। मतलब एक नंबर दोनों काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। कोई रियल नंबर ये कह दे ना तो मैं रेशनल हूँ ना रेशनल हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कोई रियल नंबर ये कह दे कि मैं रेशनल भी हूँ और इरेशनल भी हूँ, तो ऐसा भी गलत है। ठीक है, ऐसी ही सेम थ्योरम ये भी आ जाती है कि √3 अपरिमेय संख्या है। अब मैं जनरली बता दूंगा आपको, अभी √3 पर और सीख लो। √3 अपरिमेय संख्या है तो ये सेम लिखा आता है कि ऐसी कोई परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं है जिसका वर्ग 3 हो। ठीक है, तो संभव हो तो माना √3 कर देंगे यहाँ सेम में, इसीलिए मैंने ये पैटर्न कराया। तो मैं यहाँ 3 कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 इंटीजर जो विरोधाभास। तो हमारी पूर्ण संभावना गलत है कि √3 क्या है? अपरिमेय। दूसरी थ्योरम है, दोनों लिखनी है तो मैं तो आराम से। अब ये √5 पे भी आ सकता है तो यहाँ 5 कर देना। ठीक है, फिर ये किसके लिए आ सकता है? जनरल। अब नोट लिख लो, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन व्यापकीकरण ये है, यदि P अभाज्य हो, प्राइम तो जानते होंगे, जो 1 और खुद से डिवाइड हो केवल। ए P इज प्राइम, यदि P अभाज्य हो तो √P एक अपरिमेय संख्या होती है। If P is a prime number, then √P is an irrational number. √P is a irrational number. तब ये irrational होती है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं आप, √31, √13, √2, √3, √5, √7 और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो प्राइम है उनकी रूट है ना। मैं एक बैच पढ़ा रहा था, शायद 2017 का था बैच या 2018 का था, पीछे से आवाज आई। मैंने वहाँ और रिजल्ट बता दिए थे पहले, मतलब अलग तरह से रियल पढ़ाई थी। पहले सेट होते थे रियल में, अब इस बार हटा लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो उनमें रियल नंबर से और ये रेशनली ज़्यादा आ जाते थे, तो वहीं इनकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती थी। तो मैं पहले ही इन रिजल्ट को बता चुका था, तो मैंने वहाँ बता दिया था कि √8 है ना, √8 वो इरेशनल है। ऐसे मैंने वहाँ प्रूव करा दिया किसी तरह से। फिर ये थ्योरम वगैरह आई, रियल जब फील्ड चला तो ये थ्योरम आई, तो मैंने बताया कि बेटा ये ऐसे ऐसे। तो उस बेचारे को वो ध्यान था, √8 ध्यान रह जाता है कि सर एक क्वेश्चन है, मैंने बोलो कि तुम कह रहे हो कि रूट के अंदर यदि अभाज्य आ जाती है तो अपरिमेय संख्या, ये √8 भी अपरिमेय तुमने लिखाया है, क्या गलत लिखा दिया? हालांकि हम √8 पे पहुंचेंगे कैसे अपरिमेय, अब भी पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कि अब नहीं पहुंचेंगे, अगले लेक्चर में पहुंचाएंगे कैसे अपरिमेय। लेकिन तो यही मैथ आपको सिखाता है क्या, कि जो बोला जा रहा है आप उसे ढंग से सीखें, उसको वो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि क्या मतलब उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, उसका कन्वर्स ट्रू है नहीं है, उसकी और क्या बात हो सकती है, यार इसके लिए तो इसके लिए क्यों नहीं होता। ये सब चीज़ें आपके माइंड में यदि पैदा हो रही हैं और आप उनका माइंड उन पर सोच पा रहा है, आप उनके डाउट्स क्लियर कर पा रहे हो, आप कॉल से कैसे भी करके यदि उन्हें उनका निवारण कर रहे हो उन समस्याओं का, तो आपका वास्तव में दिमाग बढ़ेगा और शार्पनेस बढ़ेगी उसकी। तो इस लाइन में क्या लिख रहा है? इस लाइन में लिख रहा है कि P अभाज्य हो तो √P अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसमें कहीं ये लिख रहा है कि P भाज्य हो तो कैसी होगी? नो रिजल्ट। तो इसीलिए मैं लिख देता हूं कि P यदि भाज्य हो, दूसरा नंबर लिख सकते हो भले, P भाज्य हो तो √P, P इज कंपोजिट नंबर, देन √P
कुछ भी हो सकती है, मतलब अभाज्य भी हो सकती है और भाज्य भी हो सकती है। अब हो सकती में ये नहीं है कि कुछ भी हो सकती है, मतलब यहां भी कोई रिजल्ट नहीं है, पर आपको क्या होगा वो देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रूट पी अभाज्य हो तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये लगाओ इसमें आगे, तो नहीं पता, अभी तो नहीं पता, कल पता चल जाएगा, कल चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना बोला जाए, जो स्टेटमेंट बोला उससे ढंग से गेन करो। उसने क्या कहा, उसने कहा रूट पी अभाज्य है, सॉरी पी अभाज्य तो रूट पी अपर में होगी। उसने कुछ नहीं कहा पी भाज्य तो कैसी होगी। तो उसके दिमाग में गया था यार 8 तो कंपोजिट है, 4 का भाग जाता है, इसमें 2 का जाता है, और ये फिर भी अभाज्य आ रही है, फिर भी वो इरेशनल आ रही है। तो कारण इसका ये नहीं है, कारण उसके पढ़ने का तरीका रहा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी प्राइम है तो रूट पी रेशनल है, पी कंपोजिट है तो पता नहीं, उसने तो नहीं किया मना कि पी कंपोजिट है तो रेशनल नहीं हो सकती। नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं मजाक मजाक बोलता रहता हूँ मैथ में कि दो लोग कहीं खड़े हों, शायद फाइनल ईयर के बैच में बोला है, आपके में बोला है, मुझे नहीं पता, कि दो लोग यदि कहीं खड़े हैं, है ना, और आपने जाके कही एक से यार तुम बहुत सुंदर हो, एक से जाके कही तुमने, तो जनरल जब हम रह रहे हैं इस परिवेश में तो दूसरे वाले को क्या लगेगा कि मैं उससे कम सुंदर हूं, यही तो लगेगा, या मैं सुंदर नहीं हूं, या उससे कम हूं, मतलब हूं तो उससे कम हूं क्योंकि उससे बोला गया, मुझसे नहीं बोला गया। ये जनरल हमारे जो दैनिक काम है, उनकी जो थिंकिंग है वो है। लेकिन मैथमेटिक्स ये नहीं कहता। मैथमेटिक्स ये कहता है हमने कब कहा तुम सुंदर नहीं हो। यदि समझ रहे हो ना माइंड में, तब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि हमने कब कहा तुम सुंदर नहीं हो, और हमने कब कहा तुम इनसे कम सुंदर हो। बस मना में आया, उन पर कमेंट कर दिया कि यार तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, जबकि तुम तो और भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है वो आदमी और भी ज़्यादा सुंदर हो, पर उसने नहीं किया, कमेंट उस पर कर दिया। तो यही मैथमेटिक्स सिखाता है कि उसने बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो तो वो आदमी सुंदर है। अब इससे ये मतलब निकालना कि वो सुंदर नहीं है, ये आपकी गलती है। तो यहाँ यही है कि पी कम प्राइम है तो रूट पी इरेशनल है, लेकिन पी कंपोजिट है तो रूट पी कैसा है, इस पे आप सोचना चाहिए आपको। इस रिजल्ट से कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन आप निकालो यदि मन में ही मन में कि यार वो पी प्राइम है तो रूट पी रेशनल, तो इसलिए पी कंपोजिट होगा तो रूट पी रेशनल, तुरंत रिजल्ट बना लिया आपने। वो नहीं है, ठीक है। तो रूट 8 क्या है और क्या नहीं है, इस पर कल बात करेंगे। अभी हमने आज 2 थ्योरम की, थोड़ा सुप्रीमम थ्योरम को किया, अब हम जल्दी से थोड़ा सा कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।